Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about important definition and evergreen questions of surface chemistry chapter number 5. तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में अपन इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिनका यूज होता है सरफेस केमिस्ट्री में और इन पर आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है वो भी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी कौन सी है? क्राफ्ट टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट अपन किसके बारे में डील करेंगे? क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर है, इसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हो? क्राफ्ट टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय टीके। टीके के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट करते हो क्राफ्ट टेम्परेचर। अब किस टाइप से आप इसको डिफाइन करोगे? तो डिफाइन करने का इसका एक ही मेथड है, वो वाला मेथड क्या है कि जहां पर भी मिसेल का फॉर्मेशन होता है और मिसेल का फॉर्मेशन होने के लिए आपको जो पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबाउ टेम्परेचर चाहिए, मीनिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबाउ टेम्परेचर पर ही किसका फॉर्मेशन होता है? मिसेल का फॉर्मेशन होता है। और वो जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो? क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हो। तो देखिए किस टाइप से डिफाइन किया है। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस ओनली अबाउ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर नॉन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। जहां पर भी मिसेल का फॉर्मेशन होगा, वो मिसेल का फॉर्मेशन कहां पर होगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबाउ होता है और उसी टेम्परेचर को आप कौन सा टेम्परेचर बोलते हो? क्राफ्ट टेम्परेचर। तो वापिस से रिपीट करता हूं इसकी डेफिनेशन को। The formation of micelles takes place only above a particular temperature known as Kraft temperature. सेकंड देखिए, सेकंड जो टर्मिनोलॉजी कौन सी है? पेप्टाइजेशन। सेकंड टर्मिनोलॉजी कौन सी है? पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आप कोलोइडल सॉल्यूशन है इसका फॉर्मेशन करते हो, अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मीनिंग उसकी सेटलिंग होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप क्या करते हो? उस वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को अगेन ऑब्टेन करने के लिए जो डिस्पर्शन मीडियम है उसमें मिक्स करके क्या करते हो? उसकी शेकिंग करते हो। तो इससे क्या होगा? जो भी आपके पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या होगा आपको वापिस से ऑब्टेन हो जाएगा। और इसी जो प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? पेप्टाइजेशन बोलोगे। इसी को क्या बोलोगे? पेप्टाइजेशन बोलोगे। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? इसमें आप क्या कर रही हो? जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है उसको किस में कन्वर्ट करोगे? कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे। और कन्वर्ट करने का मेथड क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम में उस प्रेसिपिटेट को क्या करोगे? मिक्स करके शेक करोगे। तो इससे क्या होगा? जो प्रेसिपिटेट था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कोलोइडल पार्टिकल्स में या कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलोगे? पेप्टाइजेशन बोलोगे। तो देखो किस टाइप से डिफाइन करना है। पेप्टाइजेशन is a process of converting a fresh precipitate into colloidal particles by shaking it with the dispersion medium in the presence of a small amount of a suitable electrolyte। मीनिंग क्या है? जो भी आपके पास फ्रेश प्रेसिपिटेट इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? कोलोइडल पार्टिकल में। मेथड क्या करना पड़ेगा? जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है इसको आप मिक्स कीजिए डिस्पर्शन मीडियम के साथ, फिर इसकी शेकिंग कीजिए। और शेकिंग एक इसकी प्रेजेंस में करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। मीनिंग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सूटेबल अमाउंट लेना है, स्मॉल अमाउंट लेना है और उसमें क्या करनी है? आपको शेकिंग करनी है। तो इस वाली कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हो? पेप्टाइजेशन बोलते हो। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए, जीटा पोटेंशियल। तो अपना जो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें अपन ने डील किया था कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो वहां पर भी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। कि जब भी कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर आपको मैंने बताया था टू टाइप की लेयर होती है। एक लेयर को तो बोला था आपने प्राइमरी लेयर जो फिक्स्ड लेयर है, मीनिंग नॉन मोबाइल होती है। और सेकंड जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेकेंडरी लेयर, जिसको कौन सी बोला था आपने? मोबाइल लेयर बोला था। और इन दोनों लेयर के मिड में ऑपोजिट चार्ज है, मीनिंग अगर प्राइमरी लेयर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सेकेंडरी लेयर पर कौन सा चार्ज एग्जिबिट करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के मिड में, इसी पोटेंशियल को आप क्या बोलते हो? जीटा पोटेंशियल बोलते हो। कौन सा पोटेंशियल बोलते हो? जीटा पोटेंशियल, अदरवाइज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो यहां पर देखिए जीटा पोटेंशियल को किस टाइप से डिफाइन करोगे?
द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द फिक्स्ड लेयर का मीनिंग कौन सा हो गया, प्राइमरी लेयर, एंड द डिफ्यूज्ड लेयर, और डिफ्यूज्ड लेयर का मीनिंग क्या हो गया, सेकेंडरी लेयर, इज नॉन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, अदरवाइज जीटा पोटेंशियल। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के मिड में, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हो, जीटा पोटेंशियल। तो किस टाइप से डिफाइन करोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर इज नॉन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, अदरवाइज जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर यहां से क्वेश्चन बनता है ब्राउनियन मोशन एंड टिंडल इफेक्ट से। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो कोलोइडल पार्टिकल का ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में एक तो ब्राउनियन मोशन है और सेकंड वाला कौन सा, टिंडल इफेक्ट है। तो ये दोनों ऐसे है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो ओनली कौन से पार्टिकल शो करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल शो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्राउनियन मूवमेंट अदरवाइज ब्राउनियन मोशन, इसको किस टाइप से डिफाइन करोगे। Brownian motion is the continuous and random zigzag motion of the colloidal particles. This motion is due to kinetic motion of striking colloidal particles which produce a resultant force to cause motion. Important thing क्या है यहाँ पर, Brownian movement का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूअस और रैंडमली जिगजेग मोशन करते रहते हैं, उसी जिगजेग मोशन को क्या बोलते हो, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हो। और ये जो यहाँ पर जो मूवमेंट या मोशन ये जनरेट हो रही है किसके कारण हो रही है, ड्यू टू काइनेटिक मोशन, मीनिंग यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी के कारण हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी कहां से ऑब्टेन होगा कि जब भी कोलोइडल पार्टिकल है वो क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो वहां पर स्ट्राइक कर रही है, तो उसी से किसका प्रोडक्शन होगा आपके, या वही किसको जनरेट करेगा, किसको प्रोड्यूस करेगा, ब्राउनियन मूवमेंट को। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो जाएगी, ब्राउनियन मूवमेंट को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, Brownian movement is the continuous and random zigzag motion of colloidal particle is known as Brownian movement. नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी देगी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो CMC। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसको डिफाइन करा सकता है। What is the CMC? मीनिंग क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं आप, CMC। सेम टाइप से आपको इसको कैसे डिफाइन करना है, जिस टाइप से आपने क्राफ्ट टेम्परेचर को डिफाइन किया था, सेम टाइप से आपको CMC को क्या करना है, डिफाइन करना है। वहां पर क्या बोला था कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबाउ मिसेल का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोला था, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन को किस टाइप से डिफाइन करोगे कि यहाँ पर जो मिसेल का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अबाउ होगा, और उसी को आप क्या बोल दोगे, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन बोल दोगे। तो देखिए किस टाइप से डिफाइन करना है, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबाउ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट मीन्स क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड अबाउ ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, और वो क्या हो जाएगा, दैट इज CMC। कीप इट इन माइंड, जब भी मिसेल का फॉर्मेशन होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबाउ होता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबाउ जहां पर मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको तो क्या बोल दिया, क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कॉन्सेंट्रेशन के अबाउ मिसेल का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोल दोगे, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन बोल दोगे। वापिस से रिपीट करता हूं मैं, इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। The formation of micelle takes place only above a particular temperature, that is Kraft temperature, and the formation of micelle takes place only above a particular concentration, that is critical micelle concentration. नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी देखिए, नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी आपके पास है डायलाइसिस। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, डायलाइसिस। और डायलाइसिस का मीनिंग क्या होता है इसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो डायलाइसिस में एक्चुअल में आप क्या करते हो कि जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें क्या होती है, इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। अब वो ये जो इंप्यूरिटी है वो इलेक्ट्रोलाइट की हो सकती है, अदरवाइज अदर कंपोनेंट की हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि डायलाइसिस की प्रोसेस में क्या करोगे, जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट है उन इंप्यूरिटीज को आप क्या करते हो, रिमूव करते हो। और रिमूव किसके थ्रू करते हो, मेम्ब्रेन के थ्रू करते हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू क्या करते हो, आप उसको रिमूव करते हो। और ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है जिसमें आप कोलोइडल सॉल्यूशन को
प्यूरिफाई कर रही हो, उसी को क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं। देखिए किस टाइप से डिफाइन करना है डायलाइसिस को। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए मेम्ब्रेन। मीनिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी, डायलाइसिस की जो प्रोसेस है इसके अंदर कौन सा फिनोमिना यूज होगा, डिफ्यूजन यूज होगा। कौन सा फिनोमिना यूज होगा, डिफ्यूजन यूज होगा। और साथ में किसके थ्रू आप इसको प्यूरिफाई करोगे कोलोइडल सॉल्यूशन को, थ्रू ए मेम्ब्रेन। मीनिंग मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करोगे आप, प्यूरिफाई करोगे। और प्यूरिफाई करने का मीनिंग क्या है कि जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है उनको आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो डायलाइसिस क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए मेम्ब्रेन। इट इज नोन एज डायलाइसिस। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी देखिए मिसेल। यहां पर देखिए मिसेल का जो डेफिनेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन और साथ में क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहां पर मिसेल का मीनिंग क्या होता है, तो मिसेल को अंडरस्टैंड करते हैं। मिसेल्स आर सब्सटेंस दैट बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कॉन्सेंट्रेशन। मीनिंग क्या है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट है, पहली बात तो जो मिसेल है वो कैसे बिहेव करती है, मिसेल उनका बिहेव होता है एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कौन से टेम्परेचर पर होता है, एट लो टेम्परेचर। मीनिंग लो टेम्परेचर होगा तो मिसेल वो बिहेव करेंगे एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, मीनिंग जब भी उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज कोलोइड्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। मीनिंग जब भी आप मिसेल्स है अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर वो कैसे बिहेव करेंगे, एज ए कोलोइडल बिहेव करेंगे। और यहाँ पर जो कोलोइड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मिसेल के जो पार्टिकल्स है उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज से क्या होता है, लेस होता है। लेकिन जब भी उन पार्टिकल्स का क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, एसोसिएशन होगा, वो कौन से रेंज में आ जाएंगे, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की जो रेंज है कोलोइडल पार्टिकल की, उसमें लाइज कर जाएंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कोलोइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर देंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलोइड्स। और मिसेल, आप मिसेल्स को क्या कहते हो, एसोसिएटेड कोलोइड्स कहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो उनका क्या हुआ है, एग्रीगेशन हुआ है और उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ है, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए मिसेल को आप क्या कहते हो, एसोसिएटेड कोलोइड्स भी कहते हो। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, मिसेल के एग्जाम्पल की बात करूंगी तो सोप एंड डिटर्जेंट। मीनिंग सोप और डिटर्जेंट है वो किसके एग्जाम्पल है, मिसेल के एग्जाम्पल है। दे कैन फॉर्म आयंस एंड मे कंटेन 100 और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए मिसेल। मीन जो मिसेल्स है वो किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और उन आयंस में कितने मॉलिक्यूल्स है वो कंटेन रहेंगे, 100 और मोर मॉलिक्यूल। मीनिंग जो मॉलिक्यूल का नंबर है 100 हो सकता है, अदरवाइज मोर देन 100 हो सकता है। तो एक बार वापिस से रिपीट करता हूं मैं मिसेल की डेफिनेशन को। Micelles are substances that behave as a normal strong electrolyte at low concentration but at a high concentration behave as a colloidal due to formation of aggregates. Micelles are also known as associated colloids. Example of micelles are soaps and detergents. Micelles can form ions and may contain 100 or more than 100 molecules to form a micelle. तो ये इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है मिसेल के लिए। नेक्स्ट वाली आपके पास जो टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस को अंडरस्टैंड किस टाइप से करोगे कि जो भी कोलोइडल पार्टिकल है, प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था कि जो कोलोइडल पार्टिकल है उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल है उन पर क्या होता है, चार्ज वो एग्जिबिट करता है और ओनली वन टाइप का ही क्या करता है, चार्ज वो क्या करता है, लाइज करता है। अगर मान लीजिए कोलोइडल पार्टिकल है, अगर वो पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल है तो मीनिंग उनके जो कोलोइडल पार्टिकल पर कौन सा चार्ज एग्जिबिट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कोलोइडल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन जो भी कोलोइडल पार्टिकल है उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होगी,
कोलोइडल पार्टिकल पर सेम टाइप का क्या करेगा, चार्ज वो एग्जिबिट करेगा। और अगर आप बात करो ओवरऑल कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो ओवरऑल जो कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ओवरऑल जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका बिहेव कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है, उनके ऊपर सेम टाइप का क्या करता है, चार्ज है वो एग्जिबिट करता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जब भी आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, अगर उसमें आपने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट होगा। और मूवमेंट किस ओर होगा, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, मीनिंग जो ऑपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी ओर क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। कब, जब कोलोइडल सॉल्यूशन में आप किसको अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इसी फिनोमिना को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हो। सेकेंड थिंग क्या है कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमिना के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कोलोइडल जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर कौन सा चार्ज है वो क्या कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है। नहीं, यहाँ पर आपको नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स कैन बी इजीली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के थ्रू कोलोइडल जो पार्टिकल के ऊपर चार्ज आप उसका क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेशन कर सकते हो। अब देखते हैं इसको किस टाइप से डिफाइन करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस को। द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। क्या करना आपको डेफिनेशन में, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स oppositely charged electrode in the presence of electric field is known as electrophoresis. Next statement देखिए, the movement of colloidal particles towards cathode is known as positive electrophoresis and towards anode is known as negative electrophoresis. सेकेंड वाला स्टेटमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मीनिंग डायरेक्ट एग्जाम में काफी टाइम पूछी गई है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर देखिए इसका जो सेकंड यूज इंपॉर्टेंट क्या है, द नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से कोलोइडल पार्टिकल्स है उनके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये होता है आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। The movement of colloidal particle towards oppositely charged electrodes in the presence of electric field is known as electrophoresis. नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी देखिए, नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी आपके पास गोल्ड नंबर। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर को किस टाइप से डिफाइन करोगे, तो इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा क्या, कि आपके पास कोई कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है और वो कोलोइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में है किसका, गोल्ड सोल का है। किसका है, गोल्ड सोल का। देखिए यहाँ पर आपके पास गोल्ड का क्या प्रेजेंट है, कोलोइडल सोल प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, उस वाले गोल्ड का जो सोल का जो गोल्ड सोल का जो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट किसके थ्रू करोगे, तो इसका आप प्रोटेक्शन करोगे प्रोटेक्टिव कोलोइड के थ्रू। मीनिंग जो लायोफिलिक जो कोलोइडल है उनका नेचर कैसा होता है, प्रोटेक्टिव नेचर होता है। ध्यान रखना आपको हमेशा, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, लायोफिलिक कोलोइडल सोल्स आर यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव सोल फॉर लायोफोबिक सोल। जो भी लायोफोबिक कोलोइडल सोल है उनके लिए प्रोटेक्शन का वर्क कौन करता है, लायोफिलिक सोल करता है। तो यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको मेंशन करता हूं, गोल्ड नंबर का मीनिंग क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, गोल्ड का कोलोइडल सोल है। सेकंड थिंग क्या होगी, जो गोल्ड का सोल है वो एक्चुअल में उसका नेचर कैसा होता है, लायोफोबिक नेचर का होता है। और जो लायोफोबिक कोलोइडल है वो क्या होती है, जनरली स्टेबल नहीं होते, तो उनका इजीली क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। जब भी आप लायोफोबिक सोल में स्मॉल अमाउंट में भी अगर इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर देती हो तो उस लायोफोबिक जो कोलोइडल सोल है उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और जब भी प्रेसिपिटेशन होगा तो मीनिंग क्या हो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो कोलोइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिबिट नहीं करेगा। तो यहाँ पर गोल्ड नंबर का मीनिंग क्या है कि आपके पास गोल्ड का सोल है और उस गोल्ड सोल को क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ml आपके पास गोल्ड का सोल है उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ml
of 10% NaCl solution। आपके पास 10 ml गोल्ड का सोल है, उसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो, इसके लिए किसका यूज करोगे आप? लायोफिलिक कोलोइडल सोल का यूज करोगे। और कितने लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो मिलीग्राम में कितना रिक्वायरमेंट है? जितना कि आप 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन को अगर 10 ml गोल्ड सोल में मिक्स कर रहे हो तो उसका जो प्रेसिपिटेशन है उसको क्या कर दे? प्रिवेंट कर दे। उसी को आप क्या बोलते हो? गोल्ड नंबर बोलते हो। तो देखिए किस टाइप से डिफाइन करना है गोल्ड नंबर को। The gold number is defined as the number of milligrams of a hydrophilic colloid। अब यहाँ पर आप हाइड्रोफिलिक कोलोइड बोल सकते हो, अदरवाइज लियोफिलिक कोलोइड बोल सकते हो। लेकिन जो भी लियोफिलिक कोलोइड है इसका नंबर होता है, नंबर किस में होता है? मिलीग्राम में होता है। ये इंपोर्टेंट थिंग है। देखिए यहाँ पर जो गोल्ड नंबर है इसमें कौन से कोलोइडल सोल का मिलीग्राम में नंबर होता है? हाइड्रोफिलिक, अदरवाइज लायोफिलिक कोलोइडल सोल का। तो गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ ए लायोफिलिक कोलोइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन of 10 ml of a gold soul on the addition of 1 ml of 10% NaCl solution। नहीं, अगर आप 10 ml गोल्ड के सोल में अगर 1 ml 10% NaCl का मिक्सिंग करते हो तो उसका क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन हो जाता है गोल्ड सोल का। तो उसके प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम में लायोफिलिक कोलोइडल सोल की रिक्वायरमेंट है, उसी को आप क्या बोलते हो? गोल्ड नंबर बोलते हो। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी देखिए। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी आपके पास है टिंडल इफेक्ट, और ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसकी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी ब्राउनियन मोशन, जिसमें आपने क्या बोला था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूअस और रैंडमली जिगजैग मोशन करते, उसी को क्या बोला था आपने? ब्राउनियन मोशन बोला था। सेकेंड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सा है? टिंडल इफेक्ट है। तो देखते हैं टिंडल इफेक्ट है वो क्या होता है और इसके रीजन क्या है, मीनिंग कौन से ऐसे लॉजिक्स है जिसके कारण क्या आपको सीन होता है? टिंडल इफेक्ट है वो कोलोइडल जो पार्टिकल है वो क्या करते? शो करते। तो देखिए नेक्स्ट वाली पॉइंट टिंडल इफेक्ट में, व्हेन लाइट बीम इज अलाउड टू पास थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इन डार्क, then the light does not seen in the solution till the eyes have not closed in the path of direction of light, but when light beam is passed through colloidal solution then this light is seen in the form of bright line। This phenomena is known as Tyndall effect। तो टिंडल इफेक्ट में आपको डायरेक्टली ये लर्न करना है कि जो भी लाइट बीम है अगर आप उसको पास आउट करते हो ट्रू सॉल्यूशन से, पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होता है? होमोजीनियस नेचर होता है। और ट्रू सॉल्यूशन में कितनी फेज होती है? ओनली 1 फेज सिस्टम होता है। मीनिंग जो भी ट्रू सॉल्यूशन है आप उसमें सोल्यूट और सोल्वेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। और जो भी आपके पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। मीनिंग यहाँ पर कितना फेज सिस्टम है? ये 2 फेज सिस्टम है। मीनिंग यहाँ पर आप डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम उसको इजीली क्या कर सकते हो? सीन कर सकते हो। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस नेचर का है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस नेचर का है। ट्रू सॉल्यूशन में कितनी फेज होती है? ओनली 1 फेज है। लेकिन जो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें कितनी फेज प्रेजेंट होती है? 2 फेज प्रेजेंट होती है। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है टिंडल इफेक्ट के व्यू से? तो जब भी आप ट्रू सॉल्यूशन से लाइट बीम को क्या करते हो? पास आउट करते हो डार्क में, तो वहां पर जब भी लाइट की जो बीम है उस ट्रू सॉल्यूशन को पास आउट करती है तो जो लाइट की बीम है वो आपको ब्राइट सीन नहीं होती है। लेकिन जब भी आप लाइट बीम को पास आउट करते हो कोलोइडल सॉल्यूशन से तो जो लाइट का जो पाथ है, मीनिंग जो लाइट बीम का जो पाथ है वो कैसा सीन होता है? ब्राइट लाइन की फॉर्म में क्या होता है? सीन होता है, मीनिंग शाइनिंग करता है। इसी फिनोमिना को आप क्या बोलते हो? टिंडल इफेक्ट बोलते हो। तो एक बार मैं वापिस से रिपीट करता हूं इसकी डेफिनेशन को। When light beam is allowed to pass through a true solution in the dark, then light does not seen in solution till the eyes have not closed in the path of direction of light, but when light beam is passed
through colloidal solution, then this light is seen in the form of bright line. This phenomena is known as Tyndall इफेक्ट. अब रीजन क्या है? टिंडल इफेक्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उन कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस से स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो फिनोमिना है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है. मीनिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन टिंडल इफेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जो टिंडल इफेक्ट है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और स्कैटरिंग ऑफ लाइट है किसके थ्रू होती है? सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स के थ्रू. तो देखिए पहला रीजन क्या हो जाएगा? फर्स्ट रीजन क्या है? टिंडल इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू, मीनिंग यहां पर रीजन क्या है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये आपको वर्ड ध्यान रखना है कि जो टिंडल इफेक्ट है कौन सा फिनोमिना होता है इसमें? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. टिंडल इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स. मीनिंग जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स है उनकी सरफेस से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है. और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है किसके लिए? टिंडल इफेक्ट के लिए. सेकेंड वाला रीजन देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स. रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या बोलते हो? RI भी बोलते हो. फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये. डिफरेंसेस of refractive index of the dispersion phase and dispersion medium. ये इंपॉर्टेंट थिंग है. नहीं, यहां पर जो टिंडल इफेक्ट है वो कब होगा? जब जो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज इनके मिड में जितना मैक्सिमम डिफरेंस होगा, डिफरेंस भी किसका? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का. तो वहां पर कौन सा फिनोमिना आपके टेक्स प्लेस होगा? टिंडल इफेक्ट. तो मीनिंग यहां पर टिंडल इफेक्ट के टू रीजन है. फर्स्ट थिंग तो क्या हो गया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल. सेकेंड रीजन क्या हो गया? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. नेक्स्ट वाला देखिए. नेक्स्ट वाली जो टर्मिनोलॉजी है आपके पास हार्डी-सूल्जे रूल. और हार्डी-सूल्जे रूल इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट आता है आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलोइडल सोल के प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड. हार्डी-सूल्जे रूल क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? अगर इसके बारे में आपको स्टडी करना है तो एलसीपी केमिस्ट्री अभी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सरफेस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी. वहां पर जाकर आप वीडियो को इजीली सीन कर सकते हो और इसके बारे में आप ब्रीफली नॉलेज वो गेन कर सकते हो. तो अपन को यहाँ पर डिस्कस करना हार्डी-सूल्जे रूल. तो हार्डी-सूल्जे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूल्जे रूल, greater the valency of the effective ions, greater is its coagulating power. यानी किसी भी आयंस की जो भी इफेक्टिव आयंस है जो रेस्पॉन्सिबल है कोगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए, तो उसके ऊपर जितना मैक्सिमम वैलेंसी होगी तो उसका जो कोगुलेटिंग पावर भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा. यही किसका स्टेटमेंट है? हार्डी-सूल्जे रूल का स्टेटमेंट है. तो यहां पर देखो किस टाइप से डिफाइन करना है. Hardy-Sulze rule states that the greater the valency of the flocculating ion added, the greater is its power to cause precipitation. नहीं, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप फ्लोक्यूलेटिंग आयन ऐड कर रही हो अगर उसकी वैलेंसी जितनी ग्रेटर होगी तो उस वाले आयन की जो प्रेसिपिटेट करने की जो पावर भी क्या होगी? ग्रेटर होगी. तो ये यहाँ पर इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी इसकी हार्डी-सूल्जे रूल की. इसी की आपको मैं सेकंड जो डेफिनेशन है वो भी मेंशन कर देता हूं. हार्डी-सूल्जे रूल उसको आप और किस टाइप से डिफाइन कर सकते हो तो सेकंड वाली डेफिनेशन भी मैं मेंशन कर देता हूं. अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूल्जे लॉ या अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूल्जे रूल, ग्रेटर द वैलेंसी, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ग्रेटर द वैलेंसी, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन. इफेक्टिव आयन का मीनिंग क्या हो गया? जिस भी आयन के थ्रू आप जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको क्या कर रहे हो? प्रेसिपिटेट कर रहे हो, तो उसी आयन को क्या बोल रहे हो? इफेक्टिव आयन. अगर मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन है तो इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज वाला. अगर मान लीजिए आपके पास नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उसके लिए इफेक्टिव आयन कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है इसका? ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द इफेक्टिव आयंस, ग्रेटर इज इट्स, ग्रेटर
greater is its coagulating power. कोगुलेटिंग पावर, तो ये सेकंड डेफिनेशन है कोगुलेटिंग पावर। दोनों डेफिनेशन करेक्ट है, जो आपको इजीली लर्न हो वो वाली डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो। तो हार्डी-सुलजे रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे रूल ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर। जितना मैक्सिमम इफेक्टिव आयन की वैलेंसी होगी, जितना ग्रेटर इफेक्टिव आयंस की वैलेंसी होगी उतना ही ग्रेटर क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर होगी। तो यहां पर आपको इजीली लर्न करना है कि पॉजिटिव कोलोइडल सोल को कौन प्रेसिपिटेट करेगा, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन कौन करेगा, पॉजिटिव आयन करेगा। और कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन करेगा, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, ग्रेटर होगी। नेक्स्ट वाले टर्मिनोलॉजी देखिए। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी में आपके पास क्या किया है, कोलोइडल सॉल्यूशन को डिवाइड किया है। और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ये इंपोर्टेंट है, इसका बेस क्या है, तो बेस इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर किसके बेस पर कोलोइडल सॉल्यूशन को आपने क्लासिफाइड किया है। तो यहाँ पर देखिए किसके ऊपर बेस्ड है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज कोलोइडल सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलोइड। तो यहां पर इंपोर्टेंट क्या हो गया कि जो भी डिस्पर्स्ड फेज है उनके टाइप ऑफ पार्टिकल के बेस पर कोलोइडल जो सॉल्यूशन है इसको आपने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में क्या कर दिया आपने, इसको डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। तो ये इंपोर्टेंट है, कोलोइडल सोल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज मल्टीमोलिकुलर कोलोइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड एंड एसोसिएटेड कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के टाइप के बेस पर कोलोइडल सोल को आपने 3 पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। अब 3 पार्ट देखेंगे और साथ में आपको इनके एग्जाम्पल जरूर लर्न करना है, क्योंकि कई बार क्या करता है कि जो एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के अंदर एग्जाम्पल मेंशन कर देता है और फिर उससे डील करवाता है कि ये वाला एग्जाम्पल वो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड है, मल्टीमोलिकुलर कोलोइड है, अदरवाइज एसोसिएटेड कोलोइड का एग्जांपल है। तो आइए सबसे पहले अपन डील करते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलोइड से। द कोलोइड्स इन विच द कोलोइडल पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मल्टीमोलिकुलर कोलोइड। मीन मल्टीमोलिकुलर कोलोइड है, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी कोलोइडल पार्टिकल है वो कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल। मीन वहां पर क्या होगा, जो भी एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। अदरवाइज जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उनका क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा। अगर उनका एग्रीगेशन होकर वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कोलोइडल में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, मल्टी मोलिकुलर कोलोइडल सोल बोलते हो। और इसके एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन सा, इसका एग्जाम्पल है गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल। और सल्फर सोल के लिए आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, सल्फर के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 8 एटम्स है। अगर सल्फर के 8 एटम्स है वो एग्रीगेट करेंगे तब मल्टी मोलिकुलर कोलोइडल सोल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मीनिंग सल्फर सोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S8। तो यहां पर आपको क्लियरली अब अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सल्फर के 8 एटम्स है, जब एग्रीगेशन होगा उनका तब वो किस में कन्वर्ट होंगे, कोलोइडल सोल में कन्वर्ट होंगे। और इस टाइप के कोलोइडल सोल जिसमें एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एग्रीगेट करके कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज क्या होती है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला कौन सा, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। तो देखिए मल्टी मोलिकुलर कोलोइड में क्या हुआ था कि जो भी आपके पास एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल है उनका एग्रीगेशन हुआ था, और एग्रीगेशन होकर वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड में कन्वर्ट हो गए। एग्जाम्पल कौन से, गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल। नेक्स्ट वाला देखिए कौन सा, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। द कोलोइड्स इन विच लार्ज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल रेंज having a high molecular masses are dissolved in suitable liquid are known as macromolecular colloid. Example, protein, starch and cellulose form macromolecular colloid. तो आपको डायरेक्ट में हिंट प्रोवाइड कर देता हूं यहां से। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स का एग्जांपल कौन से होते हैं, जनरली पॉलीमर्स होते हैं। कीप इट इन माइंड,
मैक्रोमोलिकुलर जो कोलोइड्स है इनके एग्जांपल कौन से होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। प्रोटीन है, स्टार्च है एंड सेलुलोज, तीनों ही किसके एग्जांपल है? पॉलीमर के एग्जांपल है। सेकंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है, इन मैक्रो नाम से क्लियर है, इसका मैक्रो मीनिंग इनका जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है? कोलोइडल पार्टिकल के कंपैरिजन में क्या होता है? लार्ज होता है। तो आपको क्या करना है, इन जो ये वाले जो आपके पास पॉलीमर है, प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इनके पार्टिकल साइज है, पहली बात तो क्या है, कोलोइडल पार्टिकल की साइज से क्या होती है? लार्ज होती है। और इनका जो मोलिकुलर मास क्या होता है? हाई होता है। कि कॉमन सेंस की बात है, जो भी पॉलीमर होता है उसका जो मोलिकुलर मास क्या होता है? हाई होता है। तो आपको क्या करना है, इन पॉलीमर को सुटेबल लिक्विड, सुटेबल लिक्विड का मेरा मीनिंग क्या हो गया? डिस्पर्शन मीडियम। तो आपको क्या करना है, इन पॉलीमर्स को सुटेबल लिक्विड अदरवाइज डिस्पर्शन मीडियम में क्या करना है? डिसोल्व करना है। जैसे आप डिस्पर्शन मीडियम में इसको डिसोल्व करोगे तो इन पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल है उनका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। नहीं, यहाँ पर क्या होगा? फिर उनका डिसोसिएशन होगा। और डिसोसिएशन होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कौन सी रेंज में उनके पार्टिकल साइज है वो लाइज कर जाएंगे? 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज में, जो किसकी रेंज होती है? कोलोइडल पार्टिकल की रेंज होती है। और इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? पॉलीमर। और पॉलीमर में भी कौन से ध्यान रखने? प्रोटीन, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो वापिस से मैं एक बार रिपीट करता हूं मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स को। द कोलोइड्स इन विच लार्ज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल रेंज having high molecular masses are dissolved in a suitable liquid are known as macromolecular colloids. Example of macromolecular colloids are protein, starch and cellulose. थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन था एसोसिएटेड कोलोइड्स, और इसको अपन ने पहले भी स्टडी कर लिया है। मिसेल होता है वो एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल होता है? एसोसिएटेड कोलोइड्स का एग्जाम्पल होता है। और मिसेल के कौन से एग्जाम्पल देखे थे अपन ने स्टार्टिंग में? सोप एंड डिटर्जेंट, मीनिंग सोप और जो डिटर्जेंट है वो एक्चुअल में किसके एग्जाम्पल है? मिसेल। और मिसेल एक्चुअल में क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ कोलोइडल सोप विच बिलोंग टू एसोसिएटेड कोलोइड्स। तो यहां पर देखो इसको किस टाइप से डिफाइन करना है? Those colloids which behave as normal strong electrolyte at low concentration, जब भी उनका कंसंट्रेशन लो होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करती है? एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या करते हैं? बिहेव करती है। बट शो कोलोइडल प्रॉपर्टीज एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जब भी इनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो फिर ये किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल डायमेंशन सच सब्सटेंस आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एसोसिएटेड कोलोइड। यहाँ पर क्या होगा? जो भी कोलोइड के जो भी पार्टिकल्स है उनका क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन हो जाएगा। और एग्रीगेशन होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कोलोइडल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीनिंग उन पार्टिकल का जो रेंज है, पार्टिकल जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज में क्या करेगी? लाइज करेगी। तो इस टाइप से, जिस टाइप से कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है उसको कौन सा बोलेंगे? एसोसिएटेड कोलोइड्स बोलेंगे, जिसको आप मिसेल बोलते हो। एग्जांपल कौन से हो जाएंगे मिसेल के? सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहां पर ये कंप्लीट होता है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड ऑन द बेस ऑफ द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। नेक्स्ट वाला लास्ट आपके पास टर्मिनोलॉजी है, और इसके अंदर आपको क्या करना है? यहां पर भी देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका क्या किया आपने? क्लासिफिकेशन किया है। लेकिन अब की बार जो क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअल में किस पर बेस होगा? इंटरेक्शन इन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लियर करवा दिया था जब अपन ने कोलोइडल सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। इसका पर्टिकुलर वीडियो एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है सरफेस केमिस्ट्री में। जैसे सरफेस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो वहां पर आपको कोलोइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। और उस वाले वीडियो को सीन करके आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट हो गया डिस्पर्शन फेज और सेकंड हो गया डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज है उसका अमाउंट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट है, और डिस्पर्शन मीडियम का अमाउंट क्या होता है? लार्ज होता है। तो यहां पर जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, इन दोनों के मिड में किस टाइप का इंट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके बेस पर अगर आप क्लासिफाइड करते हो कोलोइडल सॉल्यूशन को, तो कितने टाइप में क्लासिफाइड करते हो?
टू टाइप में क्लासिफाई करते हो। पहला होता है आपके पास लायोफिलिक कोलॉइड और सेकंड वाला होता है लायोफोबिक कोलॉइड। फर्स्ट हो गया लायोफिलिक, सेकंड वाला कौन सा हो गया, लायोफोबिक कोलॉइड। अब देखिए इसको किस टाइप से डिफरेंशिएट करना है। ये डिफरेंशिएट है वो आपके जनरली डायरेक्टली एग्जाम के अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो सकता है। डिफरेंशिएट लायोफिलिक कोलॉइड एंड लायोफोबिक कोलॉइड, मीनिंग आपको डिफरेंशिएट करवा सकता है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड में। तो आइए सबसे पहले अपन डील करते हैं लायोफिलिक कोलॉइड से। अब इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, लायोफिलिक, फिलिक का मीनिंग क्या होता है, लव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इनके मिड में क्या होगा, लव होगा। तो मीनिंग यहाँ पर क्या होगी, इनके मिड में जो एफिनिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे लायोफोबिक, फोबिक का मीनिंग क्या होता है, रिपेल करना। मीनिंग यहाँ पर जो फिलिक का मीनिंग आप ले सकते हो अट्रैक्शन से और फोबिक का मीनिंग ले सकते हो रिपेल से। तो यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मिड में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन फिलिक वाले में क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के मिड में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब उनकी एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पर अब इनको डिफरेंशिएट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन डील करेंगे लायोफिलिक कोलॉइड से। तो देखिए लायोफिलिक कोलॉइड में क्या होता है, द डिस्पर्स्ड फेज हैज ए हाई एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम। मीनिंग लायोफिलिक कोलॉइडल सोल में डिस्पर्स्ड फेज की ग्रेटर एफिनिटी होती है टुवार्ड्स डिस्पर्सन मीडियम। सेकंड पॉइंट देखिए, दे आर ऑल्सो नॉन एज रिवर्सिबल सोल। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जो भी लायोफिलिक कोलॉइडल सोल है वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। मीनिंग कौन से नेचर के, रिवर्सिबल नेचर के। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू रिकॉन्स्टिट्यूट ऑन एडिंग डिस्पर्सन मीडियम आफ्टर सेपरेशन। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जब भी आप लायोफिलिक कोलॉइडल सोल का क्या कर लेते हो, सेपरेशन कर लेते हो। और सेपरेशन करने के बाद में अगर आप उसमें से वापिस से किसको मिक्स कर दो, डिस्पर्सन मीडियम को मिक्स कर दो, तो अगेन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइडल सोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए जो लायोफिलिक कोलॉइडल सोल है इनका नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लायोफिलिक सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड डू नॉट कोगुलेट इजीली। मीनिंग यहां पर क्या है कि जो लायोफिलिक जो कोलॉइडल सोल है वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं और इनका जो कोगुलेशन है, प्रेसिपिटेशन है वो इजीली नहीं होता है। मीनिंग अगर आप जब भी लायोफिलिक कोलॉइडल सोल में स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करोगे तो ये इनका कोगुलेशन नहीं होता है। लेकिन आपने लार्ज अमाउंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट का मिक्स कर दिया तो उस वाली कंडीशन में लायोफिलिक कोलॉइडल सोल का क्या होता है, कोगुलेशन होता है, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन होता है। लेकिन जब भी स्मॉल अमाउंट में आप इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करोगे लायोफिलिक कोलॉइडल सोल में तो इनका कोगुलेशन अदरवाइज प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो यहां से हिंट क्या मिलेगा कि जो लायोफिलिक कोलॉइडल सोल है वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड डू नॉट कोगुलेट इजीली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लायोफिलिक सोल्स आर हाईली सोलवेटेड। हाईली सोलवेटेड क्यों है, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में बोल दिया इनका नेचर कैसा है, रिवर्सिबल नेचर का है। लेकिन जब भी आप इसमें डिस्पर्सन मीडियम को ऐड करोगे तो वापिस ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइड का। तो मीनिंग इनका जो सोल्वेशन जो पावर है या सोल्वेशन टेंडेंसी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लायोफिलिक सोल्स आर हाईली सोलवेटेड एंड the particles of the dispersed phase are covered by a layer of dispersion medium। और मीनिंग यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स है उनको कवर कर लेता है। और डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को कवर कौन करता है, डिस्पर्सन मीडियम है वो क्या कर लेता है, कवर करके किसका फॉर्मेशन कर देता है, लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए लायोफिलिक सोल की, दे हैव, मीनिंग क्या हो जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइड हैव the ability to protect लायोफोबिक कोलॉइडल from electrolytes। यहां पर आपने स्टार्टिंग में देखा था गोल्ड नंबर, अभी अपन डिफाइन करके आए थे। तो गोल्ड नंबर में आपने यही तो पढ़ा था कि जो भी आपके पास गोल्ड का सोल है जिसका अमाउंट कितना था 10 ml, उसमें क्या मिक्स कर रहे थे, 1 ml NaCl मिक्स कर रही थी। और NaCl सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 10% NaCl सॉल्यूशन। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस गोल्ड के सोल को कोगुलेट से प्रिवेंट करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम में लायोफिलिक कोलॉइडल सोल की रिक्वायरमेंट है, उसी को आपने क्या बोला था, गोल्ड नंबर बोला था। तो यहां पर देखिए जो लायोफिलिक जो सोल है या हाइड्रोफिलिक जो सोल है उनकी एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलॉइडल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से उनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके कोगुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं।
दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल्स। और इसके पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा, थीम क्या हो जाएगा, क्योंकि जो भी लायोफोबिक पार्टिकल्स है उनके अराउंड किसका फॉर्मेशन कर देगा, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स है उनका इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इजीली प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए, लायोफिलिक कोलॉइड कैन बी कोगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट और सुटेबल सोलवेंट। लेकिन अगर आपको लायोफिलिक कोलॉइड को कोगुलेट करना है, प्रेसिपिटेट करना है, तो आपको क्या मिक्स करना पड़ेगा, मोर अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कीजिए, अदरवाइज सुटेबल सोलवेंट को मिक्स कीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स आर जिलेटिन, गम, स्टार्च, प्रोटीन एंड रबर। तो ये एग्जाम्पल आपको लर्न कर दे, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपको लायोफिलिक जो सोल के एग्जाम्पल कौन कौन से, जिलेटिन, गम, स्टार्च, प्रोटीन एंड रबर। अब सेकंड बात करेंगे अपन किसकी, लायोफोबिक कोलॉइड्स के। तो लायोफोबिक कोलॉइड जस्ट ऑपोजिट किसके हो जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइड के। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए लायोफोबिक कोलॉइड में, द डिस्पर्स्ड फेज डज नॉट हैव एन एफिनिटी for the dispersion medium, so the colloid is not readily formed। मीनिंग यहाँ पर लायोफिलिक जो कोलाइड है वो तो क्या होता है, उनके जो प्रिपरेशन के मेथड है वो क्या होते हैं, इजी होते हैं। इजी क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम के कांटेक्ट में आएंगे तो इजीली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हो लायोफोबिक कोलॉइड की, तो इनमें क्या होता है कि जो लायोफोबिक कोलॉइड है इनमें जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है इनकी एफिनिटी नहीं होती किसके टुवर्ड्स, डिस्पर्शन मीडियम के टुवर्ड, तो इनका इजीली फॉर्मेशन नहीं होगा। मीनिंग आपको स्पेसिफिक मेथड का यूज करना पड़ेगा लायोफोबिक कोलॉइडल सोल के फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, द डिस्पर्स्ड फेज डज नॉट हैव एन एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम, सो द कोलॉइडल इज नॉट readily formed। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, लायोफोबिक कोलॉइड्स ऑल्सो नॉन एज इरिवर्सिबल। लायोफिलिक कौन से नेचर का था, रिवर्सिबल, और लायोफोबिक कौन से नेचर का हो गया, इरिवर्सिबल। सोल्स एज दे कैन नॉट बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली एडिंग डिस्पर्शन मीडियम आफ्टर प्रेसिपिटेशन। अगर मान लीजिए आपके पास लायोफोबिक कोलॉइडल सोल है, अगर उसका प्रेसिपिटेशन हो गया और उस प्रेसिपिटेशन में अगर आप डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करोगे तो उस वाली कंडीशन में लायोफोबिक कोलॉइड का फॉर्मेशन वापिस से नहीं होगा, लेकिन इसका वापिस से कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन जब बात करते हो आप लायोफिलिक कोलॉइडल सोल की, तो अगर उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है लायोफिलिक कोलॉइडल सोल का, और अगर आप उसमें किसकी मिक्सिंग कर देते हो, डिस्पर्शन मीडियम के, तो आपको अगेन क्या ऑब्टेन हो जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइड ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन ये सीन लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर सीन नहीं होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, लायोफोबिक सोल आर अनस्टेबल। ये भी इंपॉर्टेंट है, लायोफिलिक वाले स्टेबल है और आपके लायोफोबिक वाले कौन से, अनस्टेबल है। रीजन क्या है, रीजन ये कि है क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के मिड में एफिनिटी प्रेजेंट नहीं है। एंड कैन कोगुलेट इजीली ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। मीनिंग अगर आप स्मॉल अमाउंट में भी इलेक्ट्रोलाइट की मिक्सिंग कर दोगे लायोफोबिक कोलॉइड में, तो भी उसका इजीली क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, कोगुलेट हो जाएंगे। तो देखिए कैसे कैसे इनका कोगुलेट हो सकता है। लायोफोबिक सोल कैन कोगुलेट इजीली ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, सेकिंग और हीटिंग। तो यहां पर आप जैसे इनकी हीटिंग कर दीजिए, इनकी सेकिंग कर दीजिए, अदरवाइज स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दीजिए। तीनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, लायोफोबिक कोलॉइड है इनका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, लायोफोबिक कोलॉइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था कि यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के मिड में किसी भी टाइप की एफिनिटी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा। किसको फॉर्मेशन करने के लिए, लायोफोबिक कोलॉइड का फॉर्मेशन करने के लिए। एंड रिक्वायर ए स्टेबलाइजिंग एजेंट, और इनको साथ में क्या, लायोफोबिक जो कोलॉइड है वो कैसे अनस्टेबल है, तो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स आर मेटल्स। मीनिंग जितने भी मेटल्स है
इन मेटल्स के जो भी कोलोइडल सोल है वो किसके एग्जांपल होती है, लायोफोबिक कोलोइड के। मीनिंग गोल्ड सोल हो गया, आयरन सोल हो गया, मीनिंग मेटल जहां पर भी प्रेजेंट होगा तो वो वाला सोल कैसा होता है, लायोफोबिक कोलोइड का एग्जाम्पल होता है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, मीनिंग मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल है, लायोफोबिक कोलोइड के। एंड देयर इनसोल्यूबल कंपाउंड सच एज सल्फाइड, मीनिंग यहाँ पर मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के सल्फाइड, ये किसके एग्जाम्पल होती है, लायोफोबिक कोलोइड के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे सल्फाइड का एग्जाम्पल की बात करूं तो आर्सेनिक सल्फाइड का एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो, AS2S3। तो ये जो आर्सेनिक का जो सल्फाइड है ये भी किसके नेचर का होगा, लायोफोबिक कोलोइड के नेचर का होगा। तो आज के लेक्चर को यही पर फिनिश करते हैं। अगर आपने इस वाले लेक्चर को कंप्लीट सीन किया है तो सरफेस केमिस्ट्री का ये जो अभी वाला लेक्चर है, जो अभी आपने सीन किया है, ये आपके 70% कवर कर लेता है सरफेस केमिस्ट्री को, और रिमेनिंग जो 30% आपको कवर करना है तो एलसीपी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और वहां पर सरफेस केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके देखिए, वहां पर 2 से 3 वीडियो अपलोडेड है सरफेस केमिस्ट्री के। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।